नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी तथ्य हैं ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही शानदार क्लास होगी। आप सभी से निवेदन है, जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विस्तार पूर्वक देखते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। यह भारतीय संविधान के वैचारिक नींव और निर्माताओं के महान दृष्टिकोण का प्रमाणिक दर्पण है। यानी संविधान की प्रस्तावना से हम लोग संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को भी समझ सकते हैं कि उनका संविधान निर्माण करने का क्या लक्ष्य था, किस प्रकार से भारत को और भारतीय लोगों को कानूनों के माध्यम से वे शासित करना चाह रहे थे, लोगों को किस प्रकार की संविधान की बात कर रहे थे, लोगों को कैसा संविधान देना चाह रहे थे, इसका परिचय हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलता है। शासन की प्रकृति के निर्धारण की अगर हम बात करेंगे तो प्रस्तावना न केवल भारतीय राज्य के स्वरूप को परिभाषित करता है बल्कि इसके अंतर्निहित दर्शन को भी स्पष्ट करती है। ठीक, तो संविधान की प्रस्तावना से हम लोग राज्य के स्वरूप की ही नहीं बल्कि उस राज्य की जो अंतर्निहित दार्शनिक व्यवस्था है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। और यह उन सर्वोच्च उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन्हें प्राप्त करना राज्य की प्राथमिक और अनिवार्य दायित्व है। ठीक, यह राज्य को उसके दायित्व का भी बोध कराता है कि किस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका बोध हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलता है। तो हमें निर्माताओं के विचार यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा था इसका बोध हमें संविधान की प्रस्तावना से। शासन की प्रकृति क्या होगी और राज्य का क्या उद्देश्य होगा, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह संविधान की जो प्रस्तावना है यह उसका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे विवाद हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर प्रस्तावना की वैधानिक व्याख्याएं की गई, जिसमें प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी वाद जो हुआ था 1960 में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, यह संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ सकता है कि किस विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यह बेरुबारी विवाद है जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद LIC का केस आता है 1995 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे संविधान का आंतरिक हिस्सा माना, यानी बेरुबारी जो विवाद हुआ था उसमें संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु LIC का जो 1995 में केस हुआ था उसमें माना गया कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक, उसके बाद केशवानंद भारती विवाद हुआ। ठीक, केशवानंद भारती विवाद 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान के मूल ढांचे में कोई भी क्षति न पहुंचे, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है परंतु इसके जो मूल ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी परिवर्तन न किया जाए तभी संशोधन को माना जा सकता है। उसके बाद गोलकनाथ विवाद हुआ। गोलकनाथ वाद 1967 में न्यायमूर्ति जो हैं हिदायतुल्लाह ने इसे ऐतिहासिक वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक,
तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, शासन की प्रकृति एवं स्वरूप की अगर हम बात करेंगे तो प्रस्तावना में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द भारतीय राज्य की मूलभूत पहचान स्थापित करते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है भारत किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है और न ही किसी बाहरी शक्ति के अधीन है। यानी भारत पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी रूप से, मतलब भारत किसी भी बाहरी शक्ति से शासन नहीं होता, बल्कि यह अपने आंतरिक और विदेशी निर्णयों को लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक, दूसरा शब्द है समाजवादी। तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद को क्यों अपनाया? क्योंकि भारतीय जो उस समय के संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि यहाँ पे जो हम लोग संविधान बना रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए गरीबी और उपेक्षा तथा अवसर की असमानता को पूर्णतः समाप्त करना। ठीक, यानी गरीबी को समाप्त करना है और अवसर की समानता रहनी चाहिए। ठीक, तो अवसर की असमानता जो है उसको समाप्त किया जाए, यह उनका उद्देश्य था। उसके बाद यह स्वरूप नेहरू और गांधी के दर्शन से गहराई से प्रभावित था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, शासन की प्रकृति में जो दूसरा फिर शब्द हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। तो इसका क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक, जैसे कि आप लोग इस्लामिक जो राज्य होते हैं, जैसे अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर देखोगे कि एक धर्म का वहाँ पर वर्चस्व रहता है। ठीक, परंतु जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के साथ तटस्थता रखेगा, समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक, समान व्यवहार सभी धर्मों के साथ किया जाएगा। साथ ही लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या मतलब है? शासन की जो वास्तविक शक्ति है जनता के हाथों में निहित है। ठीक, शासन की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में निहित है। भारत ने अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अंगीकृत किया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, गणराज्य जो है, रिपब्लिक का अर्थ यहाँ पर है भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा। ब्रिटेन की भारतीय यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है वंशानुगत नहीं होगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो प्रस्तावना है भारतीय नागरिकों के लिए 4 प्रमुख स्तंभों की गारंटी सुनिश्चित करती है, जिनमें प्रथम है न्याय। न्याय जो है भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय। इसमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अंत है। ठीक, यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है आर्थिक न्याय। समाज में संपदा और आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देश के सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भागीदारी का समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात आती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में है। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रताएं संविधान के अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 25 से 28 के मौलिक अधिकारों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता क्या है? समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक, तो समानता की 14 अनुच्छेद जो मूल अधिकार है उसमें 14 से 18 तक समानता की बात कही गई है और स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 और धार्मिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक, बंधुत्व की अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा भाईचारा जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। ठीक, ऐतिहासिक स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है वह फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किए गए हैं। जबकि न्याय का जो आदर्श है, 3 प्रकार के जो न्याय की बात कही गई है, तो न्याय का आदर्श रूसी क्रांति 1917 से ली गई है। ठीक,
तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात है वह फ्रांसीसी क्रांति से, और न्याय की बात जो कही गई है वह रूसी क्रांति से ली गई है। संविधान में एक बार संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। प्रस्तावना के इतिहास में अब तक का यह पहला और एकमात्र संशोधन है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर लागू किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो यह तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। प्रस्तावना के विषय में विभिन्न विद्वानों का महत्वपूर्ण कथन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। ठीक, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के विषय में कहा है कि यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा और कुंजी है। एन पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक, आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह कथन जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है इनका, एन पालकीवाला का कथन। आगे देखते हैं, वैचारिक स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय प्रस्तावना का जो मूल विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से अपनाया गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़े बहुत संशोधन के बाद में ही इसको प्रस्तावना के रूप में माना गया। भारत शब्द का जो प्रयोग है संपूर्ण प्रस्तावना में, भारत शब्द का कुल प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक, भारत शब्द 2 बार आया हुआ है। प्रस्तावना जो है यह प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में इसको कहा गया था कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं कोई व्यक्ति यह जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में नहीं कह सकता है कि मुझे प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उसका अधिकार चाहिए राज्य के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि राज्य को जरूरी है, मतलब वही करना ही होगा जो प्रस्तावना में, इसका मतलब है कि न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 394 के तहत, इस अनुच्छेद के तहत 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ चुनिंदा अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। प्रस्तावना की जो प्रारंभिक शब्दावली है, हम भारत के लोग, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चार्टर से प्रेरित है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में आज दूसरी क्लास में देखा है। यह पॉलिटी की दूसरी क्लास है। तो आशा करता हूँ जो तथ्य यहाँ पर बताए होंगे आपको अच्छे लगे होंगे, आपके एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं पॉलिटी की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।